नमस्ते बच्चों, इस सेमेस्टर के पहली कक्षा है आज। तो मैंने पिछले सेमेस्टर में आप लोगों को उपन्यास पढ़ाया था और इस सेमेस्टर में मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ाऊंगी। तो आपके जो पेपर का नाम है पोएट्री एंड ग्रामर, तो इसके अंतर्गत आपको 2, 3 या 4 पाठभाग पढ़ने को हैं। जो इसके पहले जो चैप्टर का नाम है वर्ण विचार, उसके अंतर्गत स्वरों का उच्चारण व लेखन, व्यंजनों का उच्चारण व लेखन, वर्णों के उच्चारण स्थान ना तक आपको पढ़ना है। और फिर शब्द विचार जो है आप लोगों को और एक टीचर पढ़ाऊंगी, और आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी क्रिया का सामान्य रूप, कर्म के कारण क्रिया भेद, अर्थ के कारण क्रिया भेद, बनावट के कारण क्रिया भेद, इस प्रकार जो रिधि के कारण क्रिया भेद, इतना तक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो ग्रामर भाषा के लिए बहुत अनिवार्य है, तो इसलिए हम जाएंगे चैप्टर की ओर। पहला चैप्टर है वर्ण विचार। पहला चैप्टर है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में हमें यह पढ़ना है वर्ण माने क्या होते हैं। वर्ण क्या है? साधारण तौर से कहेंगे तो भाषा में प्रयुक्त मूल ध्वनि अथवा उसके चिन्ह को वर्ण कहते हैं। भाषा में प्रयुक्त मूल ध्वनि अथवा चिन्ह को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण माने क्या है? भाषा में प्रयुक्त मूल ध्वनि अथवा चिन्ह को हम वर्ण कहते हैं। भाषा में प्रयुक्त मूल ध्वनि अथवा उसके चिन्ह ही वर्ण है। और आगे इसमें एक शब्द आया है। क्या है वो शब्द? इसमें एक शब्द आया है, वो है ध्वनि। तो हमें यह जानना है कि ध्वनि माने क्या है। तो आपको कोई आइडिया है क्या ध्वनि? ध्वनि का आपको कोई आइडिया है क्या? ध्वनि माने जो कथित भाषा के, ध्वनि माने कथित भाषा के छोटे से छोटे टुकड़े का नाम है। कथित भाषा के छोटे से छोटे टुकड़े का नाम ही क्या है? ध्वनि। तो हमें वर्ण क्या है यह पढ़ना है। वर्ण की एक परिभाषा मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। भाषा में प्रयुक्त मूल ध्वनि अथवा चिन्ह को वर्ण कहते हैं। और ये ध्वनि क्या है? ध्वनि माने वर्ण कहते हैं। ध्वनि क्या है? ये ध्वनि यानी कि कथित भाषा के छोटे से छोटे टुकड़े का नाम ही क्या है? टुकड़े का नाम ही ये ध्वनि है। तो आपके समझ में ये आए होंगे। നമ്മുടെ സംസാര ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ പദങ്ങളും എന്താണ്? ധ്വനി തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ അംശത്തെയാണ് ധ്വനി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സംസാര ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പദങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അംശമാണ് ध्वनि എന്ന് പറയുന്നത്। तो आगे की ओर जाने से पहले हमें बहुत सारी बातों के बारे में अवगत होना आवश्यक है। भाषा क्या है? ये भाषा विचार विनिमय का साधन है। विचार विनिमय का
साधन है। यह मैंने आपके की जानकारी के लिए मैं बताती हूँ। ഭാഷ വിചാരവിനിമയക്ക സാധനം है. നമ്മുടെ പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് എന്ത് ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത്. और हमें जो है ध्वनि के बारे में हमने जान लिया और वर्ण क्या है इसके बारे में डेफिनेशन तो हमें मालूम है. इसके आधार पर हमें कुछ उदाहरण के आधार पर सिद्ध करना है कि वर्ण क्या है. तो इसके लिए आपके किताब में एक उदाहरण दिया हुआ है, गोपाल आया. ये तो एक वाक्य है. ये क्या है? एक वाक्य है. तो इस वाक्य के दो टुकड़े हम कर सकते हैं. इस वाक्य के दो टुकड़े हम कर सकते हैं. वो क्या क्या है? गोपाल और आया. वो एक गोपाल आया वाक्य के दो टुकड़े हैं. गोपाल आया, ये दोनों जो है शब्द हैं. ये दोनों जो है शब्द हैं. और इन दोनों शब्दों के भी हम टुकड़े कर सकते हैं. तो गोपाल, इस शब्द का टुकड़ा हम कैसे करेंगे? गो पा, ऐसा हम करेंगे. और उसी प्रकार आया शब्द के टुकड़े हम कैसे करेंगे? आ या. तो इसे कहते हैं मात्रा सहित वर्ण. इसे क्या कहते हैं? मात्रा सहित वर्ण. ये मात्रा क्या होते हैं? यहाँ पर आप देखिए, ओ के चिन्ह है, आ का चिन्ह है, ये फिर पा का चिन्ह है, इसमें आ का चिन्ह है, यहाँ पर आ का चिन्ह है, या आ का चिन्ह है. इसलिए इसे हम मात्रा सहित वर्ण कहते हैं. क्या कहते हैं? मात्रा सहित वर्ण कहते हैं. तो इन मात्रा सहित वर्ण के भी हम टुकड़ा कर सकते हैं. मात्रा सहित वर्ण का भी हम टुकड़ा कर सकते हैं. ये कैसे हैं ये भी हम देख लेंगे. गो, ये गो शब्द का जो टुकड़ा हम कैसे करेंगे? गो शब्द का टुकड़ा हम कैसे करेंगे? ग, ग फिर ग फिर ओ फिर प, प आ फिर ल, ल फिर आ, साधारण आ, शॉर्ट आ. आ. तो आप देखिए, यह गो का जो विभाजन हम इस प्रकार करेंगे. ग ओ प आ ल आ. तो आप देखिए, ये सारे के सारे जो ध्वनियां जुड़ के ही गो ध्वनि बन गए हैं. तो आगे इसी प्रकार अब देखिए, आया शब्द के टुकड़े हम कैसे करेंगे? आप बताइए. आया शब्द के टुकड़े हम कैसे करेंगे? आया शब्द का टुकड़ा हम कैसे करेंगे? तो अब देखिए, आ फिर आ शब्द का टुकड़ा हम कैसे करेंगे? आ या आया शब्द का जो टुकड़ा, इसमें आ शब्द का टुकड़ा हम कैसे करेंगे? आ फिर और एक आ, ये जोड़ के आ बन जाते हैं. आ प्लस आई आ बन जाते हैं. फिर या शब्द कैसे बनते हैं? या, ये तो य
या शब्द कैसे बनेंगे, यही हम देखने जा रहे हैं। इसमें जो है य, फिर उसके साथ हम आगे देख रहे थे कि आ कैसे बनेंगे। कहा गया है कि आ, फिर आ और एक आ के मिलाव से आ बन जाएंगे। फिर आगे जो या कैसे बनेंगे, या ये है ये य, और इसके साथ जो है य के साथ जो है आ, यु के साथ आ जोड़कर आया शब्द बनेंगे। तो ये जो है, ये सब जो है वर्ण है। ये सब जो है क्या है, ये सब वर्ण है। मैंने जो अंत में कहा गया है ये सब वर्ण है, यानी कि यहाँ पर पहले ही बता चुका है कि जो वर्ण विचार में बता चुका है कि एक उदाहरण के तौर पर वर्ण क्या है ये समझाने की कोशिश है। यहाँ पर जो गोपाल आया एक वाक्य है, वो दो शब्दों के मिलाव से बने हैं, गोपाल और आया। फिर गोपाल के टुकड़े कर सकते हैं, गो पा ला। फिर आया के टुकड़े हैं आ या। फिर इसे जो है मात्रा सहित वर्ण कहते हैं। फिर इस गो हर एक जो टुकड़े का भी और टुकड़ा कर सकते हैं। गो का टुकड़ा जो है ग ओ गो। फिर पा का टुकड़ा क्या है, पा का टुकड़ा जो है, पा का टुकड़ा जो है प आ। पा का टुकड़ा जो है प और आ है। ये प और आ जो है पा का जो टुकड़ा है, और ल और आ जो है ला का जो टुकड़ा है। तो इस प्रकार जो टुकड़ा बनाए गए हैं, इनके भी जो शब्दों के भी हम टुकड़ा बना सकते हैं, और उन शब्दों के जो टुकड़ों से भी हम टुकड़े बनाए जा सकते हैं। और तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो पा जो शब्द है, पा जो ध्वनि है वो प और आ के मेल से बने हैं। फिर जो ला शब्द जो है, ला शब्द जो है, जो ला ध्वनि जो है ल और आ के मेल से बने हैं। ल और आ के मेल से बने हैं। तो आपके समझ में आए होंगे ये क्या क्या है। तो आगे मैंने कहा कि आ जो है आ प्लस आ से बने हैं, या जो है य प्लस आ से बने हैं। ये तो वर्ण है। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं वर्ण के बारे में, और एक परिभाषा हम कह सकते हैं, लिखित भाषा के छोटे से छोटे खंड को छोटे से छोटे खंड को वर्ण कहते हैं। लिखित भाषा के छोटे खंड को वर्ण कहते हैं। और इसमें आपको बहुत सारी शंकाएं हुए होंगे। ये शब्द आपने वर्ण के बारे में कहा, वर्ण तो लिखित भाषा के छोटे से छोटे जो खंड ही वर्ण है। तो इसके आधार पर हम कहेंगे जो शब्द माने क्या होते हैं। क्या है शब्द, यही आपको ये समझ में आना चाहिए, शब्द क्या है।
शब्द, ये सार्थक ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं। क्या है? सार्थक ध्वनियों के समूह, सार्थक ध्वनियों के समूह को हम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये गो, प, ल, ये तो इनका जो स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये आपस में जुड़ने से ही एक अर्थपूर्ण पद बन जाते हैं। अब देखिए, ये गोपाल कहने से ये अर्थयुक्त है, ये शब्द है। ये शब्द जो है सार्थक ध्वनियों के समूह है। ये हर एक जो है ध्वनियां है, ये ग प्लस ओ, प प्लस आ, ल प्लस आ, ये सब जुड़कर, ये ध्वनियां जो है ये जुड़कर एक शब्द जो बन जाते हैं, वही शब्द है। आपके समझ में आए होंगे। നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന എല്ലാ പദങ്ങളും, എല്ലാ जो ധ്വനിയും അത് കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഒരു സാർത്ഥകമായ ശബ്ദം കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരു പദം കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. അനേക ധ്വനിयों का इस्तेमाल हम करते हैं. ഇവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് ധ്വനികളുണ്ട്. പ, ഓ, പ, ആ, ല, ആ. ഈ ധ്വനികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വേറിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥമില്ല. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു അർത്ഥവത്തായ ഒരു പദം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതിനെ എന്ത് പറയുന്നത്? ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. तो अगला जो एक पॉइंट है, वाक्य क्या है? अगला एक पॉइंट जो है, वाक्य क्या है? मैंने वाक्य से ही आपको जो मात्रा के टुकड़े बनाने के बारे में बताया था. तो ये ध्वनि, इसके बारे में आपने जान लिया कि ध्वनि जो है लिखित भाषा के ധ്വനി जो है कथित भाषा के छोटे से छोटे टुकड़े का नाम है. നമ്മൾ സംസാര ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ധ്വനിയുടെയും ചെറിയ ഓരോ ഏത് അക്ഷരം നമ്മൾ ഉച്ചരിച്ചാലും ഏറ്റവും ചെറിയ അതിന്റെ ആ ഒരു അംശത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ധ്വനി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ധ്വനികളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു അർത്ഥവത്തായ ധ്വനിയായി മാറുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? അർത്ഥവത്തായ ഒരു പദമായി മാറുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ശബ്ദങ്ങൾ ചേർന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? വാക്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. ശബ്ദോं के समुदाय को वाक्य कहते हैं, जिनसे एक बात पूरी तरह समझ में आ सके. പറയുന്ന എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ശബ്ദങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം, അതിനെയാണ് വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അർത്ഥയുക്തമായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ രണ്ട് ശബ്ദങ്ങളും, ആ ശബ്ദങ്ങൾ ചേർന്ന് വാക്യം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ അതിനും ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൂടെ, ഈ വാക്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ ആ ഒരു അർത്ഥം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കണം. एक बात पूरी तरह समझ में आ जाना है, यही क्या है? यही वाक्य है. तो इतना हमें पढ़ने को है. तो आप देखिए, पहले जो वर्ण, साधारण तौर पे वर्ण जो है भाषा में प्रयुक्त मूल ध्वनि अथवा उसके चिन्ह को हम क्या कहते हैं? उसके चिन्ह को हम वर्ण कहते हैं. और ये वर्ण के इस डेफिनेशन के अंतर्गत, वर्ण की इस परिभाषा के अंतर्गत ध्वनि ऐसा एक शब्द आ गया. तो ध्वनि നമ്മൾ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നതും പറയുന്നതും എല്ലാം ധ്വനി തന്നെയാണ്. तो यहाँ पर जो है कथित भाषा के छोटे से छोटे टुकड़े का नाम ही ध्वनि है. പറയുന്ന സംസാര ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഏത് പദം പ്രയോഗിച്ചാലും അതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ അംശത്തെയാണ് നമ്മൾ ധ്വനി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും ഭാഷ എന്താണ്? ഭാഷ വിചാർ വിനിമയ കാ സാധന, നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താനുള്ള ഒരു മീഡിയമാണ് ഭാഷ.
അപ്പൊ നമുക്ക് വർണ്ണ എന്നത് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന്. उसके लिए आपके किताब में एक उदाहरण दिया हुआ है, एक वाक्य दिया हुआ है, गोपाल आया. ये वाक्य जो है दो शब्दों के मेल से बने हैं, तो इसलिए इस वाक्य का टुकड़ा मैंने यहाँ पर किया है गोपाल और आया. तो गोपाल आया എന്നുള്ള വാക്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് അതിന്റെ വർണ്ണം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഗോപാൽ ആയ എന്നുള്ള വാക്യം രണ്ട് ശബ്ദങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആ രണ്ട് ശബ്ദങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ വാക്യത്തിന്റെ ഖണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോപാൽ ആയ. ഈ ഗോപാൽ എന്നുള്ള ശബ്ദത്തെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഖണ്ഡിച്ചെഴുതാൻ പറ്റും. അതിന്റെയും നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. टुकड़ा टुकड़ा हम कर सकते हैं. ये गोपाल എന്നുള്ള ശബ്ദം गो पा ला ये ध्वनियां जो है मिलकर गोपाल शब्द बन गए हैं. उसी प्रकार जो आया, ये जो शब्द है ये आ या के मेल से बने हैं. ആയും യായും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ആയ എന്നുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ആയ ശബ്ദിന്റെ ഖണ്ഡങ്ങളാണ് ആയും യായും. അപ്പൊ ഇത് മാത്ര സഹിത വർണ്ണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ആ അതിന്റെ ദീർഘം, യാ അതിന്റെ ദീർഘം, ഗോ ഓയുടെ ദീർഘം, ആയുടെ ദീർഘം, പായുടെ ആയുടെ ദീർഘം, ഫിർ ആയുടെ ദീർഘം. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? മാത്ര എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മാത്രാ സഹിത വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത്. फिर आगे आप देखिए गो, ये गो शब्द का जो गोपाल शब्द का टुकड़ा ये है, इसका भी हम टुकड़ा कर सकते हैं. गो को हम इस प्रकार टुकड़े कर सकते हैं, ग और ओ इन दोनों मिलकर ही गो शब्द बने हैं. पा प आ ये दोनों मिलकर ही पा शब्द बने हैं. ला ल आ ये दोनों मिलकर ला बन गए हैं. और आया में जो है आ प्लस आ के योग से आ बने हैं. या जो है अगले जो स्लाइड पे दिखाऊंगी, या जो है या प्लस आ के मिलाव से बने हैं. और ये जिस प्रकार हमने जो शब्द से मात्रा सहित वर्णों के टुकड़े किए हैं, उससे जो टुकड़े निकले हैं इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम वर्ण कहते हैं. तो इसके आधार पर ये सब क्या है? ये सब वर्ण है. ये सब क्या है? ये सब जो है वर्ण है. ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, और ये भी वर्ण है, और ये भी वर्ण है. ये भी ये सब जो है वर्ण है. और आगे तो इसमें भी यही बताया गया है कि आ प्लस आ के योग से ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है. इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्ण लिखित भाषा के छोटे से छोटे खंड को कहते हैं. लिखित भाषा के छोटे खंड को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं. तो आप देख लीजिए, लिखते समय हम आया लिखेंगे तो उसके छोटे से छोटे जो टुकड़ा है आ प्लस आ और या प्लस आ, ये सब मिलके ही क्या बनते हैं? ये सब मिलके ही आया शब्द बनते हैं. एक बार फिर आप देख लीजिए, आया कहीं भी आप लिखते समय इसके बारे में सोच लीजिए. आ फिर आ प्लस आ के साथ जो आ मिलते हैं, आ देखिए तो तब आया बन गए हैं, आ बन गए हैं. तो इसके साथ फिर क्या मिलाते हैं? इसके साथ हम या य फिर और फिर क्या बनते हैं? क्या उनके साथ लगाना चाहिए? आ
लगाना चाहिए। इस आ को भी हम टुकड़े कर सकते हैं, आ प्लस आ, यदि आप चाहेंगे तो वो भी लिख सकते हैं, अन्यथा इस प्रकार भी इसका जो टुकड़ा हम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए इसके टुकड़ा हम कैसे करते हैं। एक बार फिर जो मैंने कहा कि आपसे जो कथित लिखित भाषा के छोटे से छोटे जो खंड को वर्ण कहते हैं, एक उदाहरण यहाँ पर है, आप देख लीजिए। जो आया, सभी के उदाहरण मैंने दिया है आप लोगों को। फिर एक उदाहरण जो ये है, आ प्लस जो आ, फिर तब आ बन जाते हैं, फिर इसके साथ य प्लस आ जोड़ देते हैं, तब क्या बनते हैं, तब आया शब्द बनते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सब वर्ण है, ये सब वर्ण है, यही आपको समझना चाहिए, ये सब वर्ण है। इसलिए कहा करते हैं कि लिखित भाषा के छोटे से छोटे खंड को वर्ण कहते हैं। फिर आपके समझ में ये आ जाए होंगे, इसमें मैंने कहा शब्द, वाक्य, वर्ण, ध्वनि, इनमें से क्या अंतर है, इनमें क्या अंतर है। ध्वनि माने जो കഥിത് ഭാഷയ്ക്ക് छोटे से छोटे टुकड़ा, നമ്മൾ സംസാര ഭാഷയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കഷ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ ധ്വനി എന്ന് പറയുന്നത്। फिर ध्वनि से, जो ध्वनियों के मिलाव से ही शब्द बनते हैं, सार्थक ध्वनियों के समूह को हम शब्द कहते हैं। आप देख लीजिए, सार्थक ध्वनियों के समूह को, सार्थक ध्वनियों के समूह को हम क्या कहते हैं, सार्थक ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं। और यहाँ पर इस उदाहरण पर आप देखिए, ये गोपाल आया, ये इस प्रकार जो टुकड़े टुकड़े में रहने से इसका कोई अर्थ नहीं होता। इन ध्वनियों को जोड़कर एक अर्थयुक्त पद बनाए जाते हैं, वही शब्द है। നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മാറി മാറി നിൽക്കുന്ന ഈ ധ്വനികളെ ചേർത്ത് ഒരു അർത്ഥമുള്ള പദമാക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത്। फिर इन शब्दों के मिलाव से ही वाक्य बनते हैं। इस वाक्य से एक बात पूरी तरह समझ में आ जाते हैं। ശബ്ദങ്ങളെ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വാക്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വാക്യത്തിലൂടെ। तो आज इतना ही है।